नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। जिस शो की बॉस पब्लिक है वो शो सवाल पब्लिक का के आज के एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये वो शो है जहां जनता के सवालों को गंभीर मुद्दे पर हम बहस छेड़ते हैं। ना शोर, ना शराबा, ना किसी का दबाव, यहाँ पब्लिक के मन की बात पूछी जाती है। और आज का मुद्दा है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सच पर क्या दंगों का डर दिखाया जा रहा है? क्यों बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता फिल्म पर बैन की मांग कर रहे हैं? क्या सेक्युलरिज्म का झंडा उठाने वालों में इतना साहस नहीं है कि वो सताए गए हिंदुओं की त्रासदी पर बनी फिल्म भी बर्दाश्त कर सके? सवालों पर सीधी बहस हो इससे पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। अगस्ता वेस्टलैंड केस में पूर्व सीएजी शशिकांत शर्मा के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 3,600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के इस घोटाले के वक्त शशिकांत शर्मा रक्षा सचिव थे। सरकार ने शशिकांत के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की इजाजत 2 साल के बाद दी है। आज दाखिल सीबीआई की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 4 पूर्व वायुसेना अधिकारियों को भी इंक्लूड किया गया है। कांग्रेस की लगातार हार की वजह से नेतृत्व के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के G23 नेता आज डिनर पर इकट्ठा होने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं। बीते दिनों में कपिल सिब्बल ने घर की कांग्रेस वर्सेस सबकी कांग्रेस का मुद्दा उठाया है, लेकिन आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हार का ठीकरा फेसबुक और ट्विटर पर फोड़ दिया। भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह के गांव में भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान को बधाई भी दी है। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। हम निकलते हैं वहां से, हम देख रहे हैं कि एक तरफ गोलियां चल रही हैं, पथराव हो रहा है, और दूसरी तरफ हम ब्रिज पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मंजर हैं जो याद है हमें। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमार ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, एक बैंड कर दी लगे। आज ही हमार भारत वर्षर परिवेश तो नहीं। ये वही लोग कर रहे हैं जो कट्टरवादी सोच के साथ खड़े। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? जैसा उनके साथ हुआ है वह एक बहुत ही दुखद घटना है। कश्मीरी पंडितों के संग क्या हुआ है, एक जीनोसाइड जो महसूस हुआ उन लोगों को ना, वो हम लोगों को आप रूह कांप गई देख के। सवाल पब्लिक का। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में हिंदुओं के पलायन की त्रासदी उजागर करती है, लेकिन जहां एक ओर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जोरदार सफलता मिली है। 5 दिनों में ही फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ से ऊपर हो चुका है, लेकिन असम से AIUDF के बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल को फिल्म से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे का डर सताने लगा है। आप भी सुनिए उनका ये बयान। मैं देखा नहीं, सिनेमा देखा नहीं। एनुका कोनो एटा फिल्म जिमान जल्दी होय दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमार ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, एटू बैंड कर दी लगे। आज ही हमार भारत वर्षर परिवेश तो नहीं। 30-40 बरस आगर एटा घटना, तार पिছত तो नीलिर घटना होइছে और विभिन्न जगह घटना होइছে। एटुर ऊपर तो कोनो फिल्म बनवा नहीं। एटू बनवा होइছে ओनली टू क्रिएट कम्युनल फिलिंग्स और एटू बड़वार कारण जे हिंदू मुसलमान भितर एक कजिया हो, मारामारी हो कोनो जगह, एटू इतिया होबा ना लगे। बहुत बेड सिचुएशन है। बदरुद्दीन अजमल अकेले नहीं हैं। केरल कांग्रेस ने कश्मीर में हिंदुओं से बड़ा विक्टिम मुसलमानों को बताया।
यूपी कांग्रेस ने हिंदुओं के पलायन को बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार की नाकामी बताकर पल्ला झाड़ा। बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा में फिल्म को बैन करने की मांग भी कर डाली। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लगता है कि फिल्म के जरिए बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है। ये मानसिकता क्या है? आखिर क्यों द कश्मीर फाइल्स पर रोक लगे? क्या फिल्म का कोई कंटेंट तथ्यों से परे है? क्या तथ्यों पर यह खरा नहीं उतरता? जवाब है कि नहीं, लेकिन फिर भी फिल्म कश्मीर फाइल्स पर कुछ लोगों के ऐतराज हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह एक इकोसिस्टम सच दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या द कश्मीर फाइल्स फिल्म अब तक सिस्टम को रूल करने वाले लोगों को बेनकाब कर रही है? सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये आरोप जो उन्होंने लगाया। ये वही लोग कर रहे हैं जो कट्टरवादी सोच के साथ खड़े हैं। ये वही सोच है जो जब खड़ा नहीं, जो आज़ादी के पहले 1900 और 1906 से चला, और वो सोच चला ही नहीं बल्कि 1947 में देश को बांट करके ही दम लिया। वही सोच कश्मीर को तबाह और बर्बाद किया। और कांग्रेस के नेता जो उस समय थे, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये कांग्रेस आरोप जितने थे उस सोच के साथ खड़े थे। कश्मीर द कश्मीर फाइल्स ने जिस कश्मीर के दर्द की गवाही दी है, वो दर्द भारत की आत्मा पर उभरा है। लेकिन ना तो 1990 के दशक में राजनीतिक दलों पर कोई भी फर्क पड़ा और ना आज पड़ रहा है। कश्मीर पलायन पर जोरदार पार्टी पॉलिटिक्स छिड़ चुकी है। सुनिए कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आज क्या कहा। फिल्म देख दिखाकर नफरत और बंटवारे से और नफरत की खेती से जिंदगियां नहीं चलेंगी। मोदी जी ये बताएं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनर्वास कब तक कर देंगे? आज एक तारीख दे दें, हम उनकी तारीफ करेंगे। या ये कहें कि अगले 6 महीने में इतने हजार, उसके 6 महीने में इतने हजार, उसके 6 महीने में इतने हजार। दोनों जगह आपकी सरकार है। हिंदुस्तान में फिल्म नहीं है, चलचित्र नहीं है। हिंदुस्तान वास्तविकता है और उस वास्तविकता का सामना करना चाहिए। हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान सरकार के शासन और नीति से चलेगा। तो आज सवाल पब्लिक का क्या बन रहा है? सवाल नंबर 1, कश्मीर का सच दिखाने पर दंगे की धमकी दी जा रही है। क्या यह सही है? हिंदुओं की त्रासदी पर फिल्म क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही है? सवाल नंबर 3, द कश्मीर फाइल से फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल क्या खुल चुकी है? सवाल नंबर 4, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा है या इंसानियत का? आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं इस शो पर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चंपक कलिता प्रवक्ता हैं एआईयूडीएफ के, आचार्य प्रमोद कृष्णम नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद, नासिर अब्दुल्ला एक्टर हैं और अशोक पंडित फिल्म डायरेक्टर और कश्मीरी पंडित। मैं पूछना चाहती हूं आज अशोक पंडित जी, और शुरू आपसे करना चाहती हूं कि क्या इस फिल्म की जो सच्चाई है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, या इस फिल्म को ये कहकर टाल देना अच्छा है, लोगों के लिए कन्वीनियंट है, बहुत आसान है कि भाई ये फिल्म जो है नफरत फैला रही है इसलिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दो। ये जो सच्चाई दर्शा रही है या जो सवाल खड़े कर रही है, इन सवालों का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये सिर्फ नफरत का एक साइकिल चला रही है। नमस्कार नाविका जी। देखिए, मैंने सुरजेवाला जी का बाइट सुना, वो कह रहे हैं कि ये वास्तविकता नहीं है और ये सरकार चलाती है, फलाना बड़ी बड़ी बातें कर रही है।
अफसोस इस बात का है कि जो कारण है हमारे निर्वासन का, जो लोग हमारे जेनोसाइड का कारण है, वो हम ही से सवाल पूछ रहे हैं और आज की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें वापस कब लेके जा रहे हो। जिन्होंने हमें निकाला वो पूछ रहे हैं अभी कि हमें वापस हम कैसे आएंगे और कौन लेके आएगा हमें वापस। मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता कि मुझे हंसी आती है इन लोग की इनके जवाब और इनके आर्गूमेंट्स सुन के। मैं एक फिल्म मेकर हूँ, विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म मेकर है और एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं। मुझे कोई सब्जेक्ट मुझे लगता है कि नहीं इस पर फिल्म बननी चाहिए, लोगों को तक जानी चाहिए, और मैं एक सीरियस फिल्म मेकर हूँ और मैं फिल्म बनाता हूँ। सेंसर बोर्ड में फिल्म अप्लाई करते हैं, सेंसर बोर्ड उसको रिलीज करती है और पिक्चर बाहर आती है। अब अगर इनको प्रॉब्लम है, ये जो बैन करने की बात कर रहे हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो भी मौलवी साहब हैं, ये बोल रहे हैं बैन कर दो, बहुत सारे लोग बैन कर दो बैन कर दो बैन कर दो चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पीड़ा का, इस ट्रेजेडी का हिस्सा हूँ। फिलहाल मेरा पेशा क्या है मैं उसको भूल जाता हूँ। इस फिल्म में जो दिखाया है नाविका जी, मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, कसम खा के बोलता हूँ, ये 25% भी नहीं है। अगर हम ज़मीन पे उतर आए, इसके कुछ नहीं तो कम से कम 4 लाख फिल्में बन सकती हैं, क्योंकि हर घर की, हर कश्मीरी हिंदू की अपनी एक कहानी है, अपने जेनोसाइड की और अपने निर्वासन की, और एक से एक कहानी है, दर्द से भरी हुई कहानी है, बड़ी से बड़ी ट्रेजेडीज है, बड़े से बड़े किस्से हैं कि किसके साथ क्या हुआ। हर घर में आप जाइए, जम्मू जत्ती के हक में आप घर में घुसिए, वहाँ की बुजुर्ग महिला आपको किस्सा सुनाएंगी, एक यंग लड़की आपको सुनाएगी, जिन्होंने कश्मीर में पैदा नहीं हुए बच्चे, वो उनकी त्रासदी सुनाएंगे कि किस तरीके से वो कैंपों में उन्होंने लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब को इतना भय क्यों लग रहा है, इतना डर क्यों लग रहा है? चंपक कलिता जी, मुझे ये बताइए कि क्या दंगों के डर से फिल्म में कुछ कहना भी अब इस देश में अलाउड नहीं है? ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी है बोलने की, लोगों के लिए ये लड़ाइयां लड़ी जाती थी, वो कहां गई आजादी की इस वक्त मुहिम आपकी? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर हिंदू अपना दर्द बयां करे तो देश में दंगे हो जाएंगे, इस वजह से वो चुप होकर बैठा रहे। और अगर एक फिल्म बननी है तो वो कितनी सच है, कितनी नहीं है, इस पर आप जरूर सवाल जवाब कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये फिल्म बैन हो जानी चाहिए। ये कौन से देश में हम रहते हैं? यकीनन भारत में बहुत ऐसा फिल्म, दुनिया में ऐसा बहुत चीजें, किताबें बैन हुई है, और यकीनन इस तरह की सिनेमा बैन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिनेमा है इसकी नियत ठीक नहीं है। और इतना दिन तो हम लोग चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है इसमें एक प्रश्नबोधक चिन्ह था, लेकिन अब तो सेंसर बोर्ड के लिए भी एक आपका संशय आ गया कि सेंसर बोर्ड भी कितना निरपेक्ष और कितना वो अपना दायित्व, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। और आप देखिए, आपका जो भूमिका है, आपने जो बार बार बोला है हिंदू हिंदू, तो आपने नेली मेसेकर भूल गए क्या? 2002 में गुजरात दंगा भूल गया क्या? आपने देखिए, हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। सबका अगर आपको फाइल्स बनाना है तो हिंदुस्तान में आप जहर बोओगे, इसीलिए इनका ये पिक्चर बनाने वालों का भी नियत ठीक नहीं है। ये 2024 चुनाव का टूल्स है, अपने किस्से सुनाने का हक नहीं है, मुझे एजिटेट करने का जरूरत नहीं है, मैं एजिटेशन नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, तो कैसी कंट्री है? बात क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो घटना मेरे साथ घटी है, छोड़िए बीजेपी कांग्रेस, छोड़िए बीजेपी कांग्रेस, किसकी है? मैं एज ए क्रिएटिव आदमी मैं स्टोरी नरेट नहीं कर सकता। अब बात क्या कर रहे हैं? क्या मुझे हक नहीं है? आप मेरा गला घोटेंगे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप फिल्म मेकर को बोलने नहीं देंगे। मेरी जो पीड़ा है मैं बोल नहीं सकता, क्या फिल्म मेकर नहीं बन सकता? अब बात क्या कर रहे हैं? छोड़िए बीजेपी आरएसएस, मेरा बीजेपी आरएसएस। कलिता साहब मेरी बात सुन ले। कलिता साहब, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान को जलाकर ये बीजेपी को जिता रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिनके घर जल गए आप उनको जलने का क्या डर दिखा रहे हैं? जिनके घर जल गए
है और 32 साल में किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा। आज वो बाकियों की बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य जी आ चुके हैं। एक मिनट, मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य जी आ चुके हैं। नमस्कार आचार्य जी। और आचार्य जी, ये मुद्दा एक फिल्म का नहीं है। ये मुद्दा है कि इस देश में अपने आंसू रोने की किसी को आजादी है कि नहीं। अगर कोई सत्य है या सत्य में कितना सत्य है, कितना काल्पनिक है, इस बात पर, इस मुद्दे पर बहस हो सकती है। लेकिन क्या ये नकारना सही है कि ये फिल्म इसलिए नहीं बननी चाहिए थी क्योंकि ये फिल्म नफरत फैलाती है, इसे बैन कर देना चाहिए और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाती है? मैं पूछना चाहती हूं कि जो लोग 32 साल से इन कश्मीरी हिंदुओं का नफा नुकसान सोच नहीं सके, पूछ नहीं सके, आज इन्हें हिंदुस्तान की इतनी चिंता कहां से हो रही है? देखिए नाविका जी, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत दर्दनाक हादसे कश्मीर में हुए थे, जिनकी वजह से हज़ारों लोगों ने अपना घर छोड़ा और हज़ारों लोग घर छोड़ने पे मजबूर हुए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। इसलिए उनके प्रति सभी को सहानुभूति होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि कश्मीरी पंडितों को जो घर से बेघर किया गया, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, उनका सब ने दर्द को महसूस तो किया है इस देश में। सवाल राजनीति का है, लेकिन राजनीति एक तरफ है, लेकिन भारत के अंदर कश्मीर में जो हुआ है 1990 में, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और हमारे माथे पे सबके एक कलंक का दाग है। लेकिन अब उसका कैसे उस दर्द को कम किया जाए, बहुत सी कोशिशें हुई, सरकारें कई आईं, कई चली गईं, बहुत सी कोशिशें हुई कि भाई उनका पुनर्निवास वहाँ होना चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कई गवर्नमेंट ने ये कोशिश की और मैं इसमें राजनीति से थोड़ा हट के बात करना चाहूँगा कि लाशों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, फ़ायदा नुकसान अपनी तो जगह है। ये जो आप सलाह दे रहे हैं, ये आप कांग्रेस पार्टी को भी देंगे? क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को तो लगता है ये पाखंड है बीजेपी का। देखिए, इस देश के अंदर बहुत से घटनाओं पर फिल्में बनी हैं। फिल्म मेकर का अपना एक राइट होता है, उसका एक अपना विजन होता है, उसका एक अपना नज़रिया होता है और उनके कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल इंटरेस्ट भी होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घटनाएं जो घटी हैं वो कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा देना है या उसको थोड़ा सा बेस बना करके अपना एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि फिल्म पर जो बवाल है, वो जो विवाद है, तो उसको ये कहना कि भाई ये इसको बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है केवल इसलिए कहा, मुझे लगता है ये कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मगर फिल्म मेकर को इसका ख्याल रखना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं और मैं समझता हूं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर मोहब्बत रहेगी और अगर किसी फिल्म की वजह से थोड़ी नफ़रत पैदा हो रही है तो थोड़ा उसका ख्याल रखना चाहिए था। मगर मैं ये बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि साहब फिल्म पे पाबंदी लगा दो या फिल्म को ये कर दो। लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्शन है, मेरा एक निवेदन है, जो फिल्म को का समर्थन कर रहे हैं उनसे भी, कि सिनेमा हॉल के अंदर जो वातावरण बन रहा है या पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, क्योंकि कोई भी गुनाह, कोई भी जुर्म कोई व्यक्ति करता है, एक कम्युनिटी नहीं करती। यदि कश्मीर के पंडितों के साथ गुनाह हुआ है तो मैं अगर ये मानूं कि सारे देश के तमाम मुस्लिम वर्ग जो है वो गुनाहगार है, मैं इससे सहमति व्यक्त नहीं करता। लेकिन जिन्होंने गुनाह किया, आचार्य जी, लोग तो सवाल ये भी पूछेंगे कि सरकार उस वक्त 1988 से लेकर 1996 तक कांग्रेस की थी, बीच में थोड़ी देर वीपी सिंह की सरकार आई, तो 1990 की बात करना और कहना कि ये वीपी सिंह सरकार की गलती है और इसमें आडवाणी वाजपेयी हैं, क्या ये सच को छुपाता नहीं है? नंबर एक। और नंबर दो, मूक दर्शक बनकर कांग्रेस ने कई सालों तक ये राजनीति की है। टेररिस्ट आकर बैठे साथ में, लेकिन कश्मीरी पंडित उन मीटिंग्स में नहीं आया और तस्वीरें हैं इनकी। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, तस्वीरें हैं किस तरह से यासीन मलिक हो या गिलानी साहब हो या हुर्रियत हो या सेपरेटिस्ट हो, उनको स्टेज, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता था, पंडितों को नहीं दिया जाता था। आज वो कांग्रेस पार्टी क्या हमें पाठ पढ़ाने के
पोजीशन में है, हमें बताने के इस सिचुएशन में है? देखिए नाविका जी, एक नज़रिया है कांग्रेस पार्टी का, एक नज़रिया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इन पूरे के पूरे 1990 में जहाँ तक आपने की ज़्यादातर सरकारें कांग्रेस की रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब ये घटना घटी थी, जब ये दुखद घटना घटी थी, तो उस वक्त तो भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, लेकिन 91 से 96 फिर हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। मगर सवाल है कि स्टेट के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई और महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार आई, उनके पिताजी की भी सरकार रही, मुफ्ती साहब की। अब सवाल इस बात का है कि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट ने, मैं नहीं अभी इल्ज़ाम लगा सकता हूं कि कोशिश नहीं की गई होंगी, लेकिन अगर उन्होंने कोशिश की मगर कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला और वो दर दर ठोकरें खाते फिरे, आज तक भी मारे मारे फिर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि गलती किसी ने भी की हो, अब वो वक्त दोबारा लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन ये भारत के माथे पर और भारतीय राजनीति के माथे पर एक कलंक है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जो कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ घटी है। अब अगर कोई ये कहे कि साहब इसमें बीजेपी का दोष था, कोई कहेगा साहब इसमें कांग्रेस का दोष था, तो राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय उन जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए। और अगर शहजाद पूनावाला जी, क्या यही सकारात्मक है इस वक्त के छोड़ दीजिए 84 के दंगों की बात ना कीजिए, नहीं मिला न्याय कोई बात नहीं, आज कोशिश कर लेते हैं कि सब मिलकर रहें, 90 के दशक का अगर नहीं मिला न्याय कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आज कोशिश कर लेते हैं मिल के रहने, हर चीज पर पर्दा डाल दिया जा सकता है क्या शहजाद पूनावाला जी? देखिए, आज ये कश्मीर फाइल फिल्म आई है तो ये पूरे तुष्टिकरण का जो इकोसिस्टम है, इनकी फाइल खुल चुकी है। नाविका जी, 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मैं खुद ये मूवी देखकर आया हूँ, थिएटर में भी और एक प्रीमियर में भी। मैंने कश्मीरी हिंदू के परिवार से जो लोग हैं उनके आंसू देखे और कुछ लोगों ने नारे लगाए आतंकवाद के खिलाफ। अगर आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए तो आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, तो उसको धर्म से जोड़कर जो लोग आज देख रहे हैं वो तो मुझे लगता है मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इस फिल्म ने ना किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ कहा है, इसने तो केवल आतंकवाद और जो इनके हत्यारे थे, जो इनके अपराधी थे, उनके खिलाफ बात की है। तो क्या आप दंगाई और अपराधी और आतंकवादी सब एक धर्म से है, ये बात AUDF कह रही है क्या? ये बात कांग्रेस का इकोसिस्टम कह रहा है? मुझे लगता है सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन तो ये लोग हो गए फिर, कि मुसलमानों को इससे जोड़ रहे हैं। मुसलमानों के भी आंखों में आंसू थे जो फिल्म देख रहे थे और कह रहे थे कि देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो वही तो हुआ हमारे साथ, जो 10 बड़े दंगे हुए थे कांग्रेस के राज्य में और कांग्रेस के शासनकाल में, ये हमारे साथ भी ऐसी ही चीजें घटित हुई। और काश अगर कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिल गया होता तो ये सारी चीजें नहीं होती कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। परंतु दूसरी बात यह है, देखिए मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आज सब लोग बात कर रहे हैं पुनर्वास का, इनको रीसेटलमेंट कर देना चाहिए। जो जूस जिनका हॉलोकॉस्ट हुआ था वो आज भी इजराइल में है, वो यूरोप नहीं गए, परंतु उनको न्याय मिला है। न्याय केवल रीसेटलमेंट से नहीं मिलता नाविका जी, न्याय मिलता है रिपेंटेंस से, पुनर्वास से नहीं, पछतावा से। और क्या कांग्रेस को पछतावा है अपने किए धरे पर? मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। कांग्रेस के कुछ साथी कहते हैं कि यह फेक नैरेटिव था। मुझे बताइए, गिरिजा टिक्कू फेक नैरेटिव है? जस्टिस गांजू को मारा गया वो फेक नैरेटिव है? क्या बालकृष्ण गांजू को मारा गया ये फेक नैरेटिव है? क्या अमरचंद को मारा गया ये फेक नैरेटिव है? रवि खन्ना को मारा गया, ये सारे फेक नैरेटिव है? फेक नाम है क्या? दूसरी बात, अगर आपको पछतावा आज भी होता तो केरल कांग्रेस का जो ट्वीट आया, जो बातें रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि आचार्य जी तो बहुत नपीतुली बातें करते हैं, आचार्य जी वैसे अपने आप को हमेशा पार्टी लाइन से अलग रखकर बोलते हैं, परंतु आचार्य जी मैं आपके माध्यम से रणदीप सुरजेवाला जी को पूछना चाहता हूं कि रणदीप सुरजेवाला जी ये बताइए कि आज जस्टिस गांजू के बेटे ने नाविका के साथ टाइम्स नाउ पर बैठकर बात रखी है कि देखिए उस समय पर जब मेरे पिताजी को मारा गया तो राजीव गांधी ने यह कहा कि क्योंकि मेरे मित्र है फारूक अब्दुल्ला, मैं इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। और ये 1988 की घटना थी और ये बात केंद्र में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी, गवर्नर है केरला के, उन्होंने भी कही। सेंट्रल हॉल में फारूक अब्दुल्ला जी से जो बातचीत हुई उन्होंने उसका हवाला दिया। एक और बात
एक और बात नाविका, एक और बात, 10 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड, फिर पूरा जवाब देंगे आचार्य जी। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि कांग्रेस की सरकार ने इतना उनके मन में कपट और छल था लीपापोती करने का और इस्लामिक नाजी जो हेट क्राइम्स है इसको बचाव करने का, इसलिए मैं इनको कहता हूं आईएनसी मतलब इस्लामो नाजी कांग्रेस। इस इस्लामो नाजी कांग्रेस ने हलफनामा दिया एनएचआरसी को कि ये लोग तो अपने आप ही भाग गए, इनके साथ कुछ हुआ नहीं है, ये तो माइग्रेंट है, ये आईडीपी भी नहीं है। ये 1995 का हलफनामा है, ये एफिडेविट पे कहा था, एनएचआरसी को कहा था और ये दस्तावेज मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूं और नासिर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहती हूं, कभी कोई फिल्म कारण बन सकती है कि इसकी वजह से दंगे हुए? अगर बॉम्बे राइट्स पे बॉम्ब ब्लास्ट के तमाम फिल्में बनी वो सही है, परजानिया बनी वो सही है, लेकिन कश्मीर फाइल्स नहीं बननी चाहिए और कई ऐसी फिल्में बनी हैं, लेकिन इस फिल्म पर आपत्ति है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे जख्म दिखाता है और ऐसी सच्चाइयां बताता है जो शायद लोगों को ढकनी बेहतर लगती है। यस, नासिर अब्दुल्ला साहब। जी, तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये भी कहना है कि मैं आचार्य साहब की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ। अशोक पंडित ने जो भी कहा है कि जो वहाँ पे बदसलूकियां हुई, जुल्म हुए, उनके साथ मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये बात एक्चुअली सच्ची है। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बिल्कुल। मुझे बस एक और चीज है कि बैन अगर फिल्म ने सच्चाई को पेश किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के विरुद्ध ये कि निकलती है, उसको बैन नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई यहाँ पे एक्सपोज होता है, इसीलिए वो बैन करने की बात करता है। कांग्रेस के टाइम में गैर जिम्मेदारी हुई थी, उन्होंने कोशिश की थी, ये अवश्य है, जरूर की थी, मुझे भी मालूम है, लेकिन वो नाकाम हुए। जो भी वजूहातें थी, मतलब ये कि पाकिस्तान का हाथ था, वो भी अपना ये के लगे हुए थे वहां पे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैं जिस बात से सहमत नहीं हूं वो ये है कि जब ये जो हमारी ये के सेंट्रल जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी को ऐसा एक्यूज करते हैं कि वो आतंकवादी के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जो वो आतंकवादियों को टी पार्टी पे बुलाना चाहते हैं, केक और उनको पेस्ट्री देना चाहते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐसे, ये क्यों नहीं समझ आता? तस्वीरें दिखा दीजिए विपिन जी, तस्वीरें दिखा दीजिए ना, यासीन मलिक के साथ तस्वीरें दिखा दीजिए, जो तब की प्रधानमंत्री थी। क्या इसमें समझने में क्या दिक्कत है? इसमें ये स्क्रीन पर है और इनके ऊपर कितने इल्जाम है टेरर के यासीन मलिक पर, वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में खड़े हुए हैं। ये इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है अशोक पंडित जी? अशोक पंडित जी, कौन सी बात है जो इनको समझ में नहीं आ रही? कुछ होते हैं जो देख नहीं सकते और कुछ आंखों पे पर्दा डाले बैठे रहते हैं। भाषण मत दीजिए, मुझे भाषण मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये जो क्यों, ये सिर्फ आपका हक है। इल्जाम नहीं, इल्जाम मत लगा इतना बड़ा, ये नीची पॉलिटिक्स है। दिस इज गोइंग डाउन। अच्छा, तो जब कश्मीरी पंडितों पर ये सब हो रहा था और जब टेररिस्ट को बुलाया जा रहा था तो ऊंचा काम हो रहा था, तब ऊंचा काम हो रहा था। अशोक पंडित जी जवाब दीजिए नासिर अब्दुल्ला को। अशोक पंडित, हिंदी में कहावत है मेरे भाई नासिर अब्दुल्ला साहब, हिंदी में कहावत है, जो तन लागे सो तन जाने। बड़ी सारी कहावतें है कि नहीं ऐसी कहावत? जिस तन को लगती है उसी को पता चलता है। अशोक पंडित जी जवाब दीजिए इनको। पंडित जी, डाउन पॉलिटिक्स इनको लगती है ये। अशोक पंडित जी तो बोलने नहीं देते किसी को, बीच में बोलते हैं। मैं उनकी भी बात के साथ हूं वैसे, मैंने बोला ही लेकिन यहाँ पे कोई बोलने नहीं देता। अगर कोई बोल रहा हो, जवाब सुन लीजिए। अशोक पंडित जी जवाब दे रहे, नासिर अब्दुल्ला साहब सुन लीजिए। बोल दिया नासिर साहब, दे रहा हूँ, आप किसी को बोलने नहीं देती, गलत बात है, जरा ख्याल रखिएगा। नासिर साहब सुनिए, नासिर साहब सुनिए, नासिर साहब सुन लिया आपकी बात। नाविका जी, मैं नासिर साहब की जो आर्गुमेंट्स है
मुझे लगता है कि मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही बचकाना आर्गुमेंट्स है। मैं आचार्य साहब के 2-3 चीजें सामने रखना चाहता हूं। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये रिलीजियस नहीं होना चाहिए, सेक्युलर कंट्री है, बहुत कुछ आपने अच्छी बात की, क्योंकि आप आचार्य जी हैं तो हम आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। बात कुछ तथ्य ये है कि पहली बात, जिस कारण की वजह मुझे कश्मीर से निकाला, मुझे इसलिए निकाला, मुझे रिलीजन के बेसिस पे निकाला है। मुझे इसलिए निकाला, मेरी जेनोसाइड इसलिए हुआ, मेरी एथनिक क्लींजिंग इसलिए हुई क्योंकि मैं कश्मीरी हिंदू था। इसमें कोई दो डाउट नहीं है और आप इसको नकार भी नहीं सकते, ये हकीकत है और हकीकत को हजम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपने कहा कि सारे लोगों को एक ब्रश में पेंट नहीं करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 19 जनवरी को 1990 को जब मैंने खुद देखा, मैं कश्मीर में था, लाखों की तादाद में सड़कों पे लोग आए और उन्होंने आवाज लगाई, हम क्या चाहते हैं, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम क्या चाहते हैं, निजाम मुस्तफा। ये क्या स्लोगन है? आप बात कर रहे हैं थिएटर में स्लोगन्स की, जय श्री राम के स्लोगन की बात कर रहे हैं। हमने जो स्लोगन सुने, उस मस्जिद से जो आवाज निकली, उस मस्जिद के स्पीकर से, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां इबादत की जाती है। मस्जिद नहीं सिखाएगा कि आप लोगों को काटो, लोगों को मारो, लोगों का रेप करो। इन्होंने मस्जिदों का इस्तेमाल किया। ये कैसे मुसलमान है? और हमें वहां से निकालने के लिए जवाब दे रहे आचार्य जी, जवाब दे रहे आचार्य जी, एक भी मुसलमान, कश्मीर का एक भी मुसलमान, ये सारे दंगे जब मस्जिदों से हुए और एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ हुए, हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ हुए, तो आप इसमें से धर्म बाहर कैसे निकाल सकते हैं? नंबर 1। इसके अलावा जो पब्लिक सवाल पूछ रही है, पुष्कर शर्मा यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, सूरजेवाला जी के सवाल पर सवाल उठ रहा है कि और जवाब किसी ने नहीं दिया कि यासीन मलिक कैसे भारत के प्रधानमंत्री से आकर मिलता था। इसका जवाब क्या है? अनिल धवन दिल्ली से पूछ रहे हैं, मैं आचार्य प्रमोद जी से पूछना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने पंडितों को वापस लाने के लिए किया क्या? और सत्या अन्वेषी ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं, एक फिल्म से देश में दंगे की बात करने वाले कैसे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुई हिंसा को भूल गए? देखिए नाविका जी, इसमें अशोक पंडित जी का भी सवाल है, इसमें आपका भी सवाल है, इसमें पब्लिक का भी सवाल है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, और शहजाद पूनावाला जी के भी सवाल हैं। मैं कहना चाहता हूँ बड़ी इत्मीनान से, जिम्मेदारी के साथ कि 1989 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के पद से हट चुके थे। 1989 से 1991 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, सरकार उनकी रही, कांग्रेस की सपोर्ट से रही। उसके बाद 1991 में राजीव जी का असैसिनेशन हो गया और उनकी हत्या हो गई। ओके, फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि पहली बात मैंने अभी भी कहा कि कोई व्यक्ति जुर्म करता है, कोई कम्युनिटी नहीं करती। फिर भी जहाँ तक सवाल है हिंदू और मुसलमान का, तो अशोक पंडित जी आपको याद होगा, चरारे शरीफ पर हमला हुआ, वो तो मस्जिद थी, और हजरत बल पे हमला हुआ। आतंकवादियों का अगर धर्म की बात है तो आतंकवादी भी मुस्लिम कम्युनिटी से थे, और चरारे शरीफ पे हमला कर रहे हैं, तो अगर वो मुसलमान इस्लाम को मानते हैं तो चरारे शरीफ पे हमला नहीं करना चाहिए था, हजरत बल पे हमला नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान के अंदर 70 बच्चे मारे गए आतंकवादी, वो मारने वाले भी मुसलमान थे, बच्चे भी मुसलमानों के थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हुआ है, अब शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि साहब इससे तो भरपाई नहीं हो सकती, तो फिर भरपाई किससे होगी? नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि ये सवाल पब्लिक का शो है और इस पर फैक्ट से हटकर हम कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कल भी दिखाया था, ये आज भी स्क्रीन पर दिखा रही हूं। आपने कहा 1989 दिसंबर 2 के बाद राजीव गांधी जी हट गए थे। ये चिट्ठियां हैं जगमोहन जी ने 1988 से लिखनी शुरू की थी राजीव गांधी जी को। इन चिट्ठियों पर लिखा हुआ था कि यहाँ सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, यहाँ पर हेल्प मिल रही है आतंकवादियों को सरजमीन कश्मीर से, और आपके दोस्त लिखा हुआ है उस चिट्ठी में, और ये चिट्ठियां हम दिखा चुके हैं दर्शकों को। आचार्य प्रमोद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सच्चाई की एक बहुत तकलीफदेह बात ये होती है कि ये
समय समय पर उभर कर सामने आ जाती है। जितना दबाव उतना सर उठाती है और ये सच्चाई है। और मैं पूछना चाहती हूं इस देश में और कलिता साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फ्रांस में कोई कार्टून बनाता है, यहां हिंदुस्तान में दंगे होते हैं और कश्मीर की बात अगर होती है तो आपको दंगों का डर सताने लगता है। फ्रांस में कुछ होता है तो यहां पर इतने सारे प्रदर्शन होते हैं, क्यों? तब यहां की जो अखंडता है और शांति है वो भंग नहीं होती, और कश्मीर की बात करो तो शांति भंग हो जाती है, यहां पर राइट्स होने शुरू हो जाते हैं। ये किस तरह का आपका जवाब है और किस तरह का ये आपने तर्क दिया है? जहां तक अपने बाकी रूलिंग पार्टी, हम लोग कभी भी रूलिंग पार्टी नहीं रहे, और इस बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 15-16 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी चुपके बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे, तो अब वो शरीफ जी को शरीफ को बताया था ये सब बात, बताया कि नहीं? उनका भी जिम्मेदारी था बताने के लिए कि इसके पीछे अगर पाकिस्तान है तो ये तो आपको भी उनको बताने की जरूरत था। तो चुपके बिरयानी खाने गए थे तो बताया कि नहीं? और बाकी आपका ये चैनल में भी ये पहले एक सज्जन बोल रहे थे कि कैसा नारा लग रहा था, तो ये हिंदू मुसलमान तो कर दिया गया। ये सबसे हम लोग को डर लगता है, और सिनेमा हॉल में आरएसएस का वो प्रार्थना गाना और जो माहौल क्रिएट किया है, इससे हम लोग को डर लगता है कि कोई भी चिंगारी बड़ा आग लगा सकता है। डर लगता है इनको शहजाद पूनावाला जी, डर लगता है इनको शहजाद पूनावाला जी, इनको डर लगने लग गया है सिनेमा हॉल के अंदर। लेकिन जिन पर बीती, जिनकी माओं का बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया, जिनको सामने उनके बच्चों के सामने मां को मार दिया गया या मां के सामने बच्चों को मार दिया गया, उनका डर ये भूल गए। शहजाद पूनावाला, ये है सच्चाई आज की। आसाम में अल्फा की नाविका जी देखिए कितनी बेईमानी है। नाविका जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ? नाविका जी जी नाविका जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? ये चीखना बंद करेंगे? हाँ, थैंक यू। देखिए नाविका जी, कितनी विडंबना की बात है कि अल सफा बट्टे हो दफा, अगर जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, इस प्रकार के नारे देकर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया और उनको पलायन करने पर मजबूर किया गया। इसको तो सांप्रदायिक नहीं बताना चाहिए, परंतु अगर मूवी अगर उनके सही मायनों में दुख दर्द को बताती है तो मूवी सांप्रदायिकता फैलाती है। सोचिए किस प्रकार का कुतर्क है कि जिस कारण से अशोक पंडित को जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा कि वो एक काफिर घोषित कर दिए गए थे और उनको एक इस्लामिक टेरर और जिहाद के नाम पर उनको वहां से नरसंहार करके निकाला गया, तो वो सांप्रदायिक नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते पूरी कौम को तो मत बोलिए, पर आचार्य जी आपके कलीग्स ने बोला है हिंदू टेरर। 1-2 लिंचिंग की घटना क्या हुई तो हिंदू टेरर हो गया, मतलब अशोक पंडित एक टेररिस्ट बन गया, नाविका एक टेररिस्ट बन गई। पर अगर आज हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों में क्या एक भी बार एक्नॉलेज किया है कि यह इस्लामिक जिहाद था जिसकी वजह से यह नरसंहार हुआ? क्या उन्होंने खुलकर कभी ये कहा है? नहीं, उन्होंने लीपापोती की, और एक बार नहीं। नाविका जी इतिहास है लीपापोती का, गोधरा कांड, लीपापोती, मोपला दंगे हुए, मोपला में नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसको रिबेलियन बोलकर उसके जो हत्यारे थे हिंदुओं के उनको स्वतंत्र वीर बताने का काम और महापाप करने का काम इन्होंने किया। जी आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, आचार्य जी जवाब दे प्रकार से करना है कि मुसलमान भी मारे गए। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं नाविका जी, देखिए समय कम है, आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लेना पहले। शहजाद पूनावाला ये सिद्ध करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है नाविका जी, बहुत महत्वपूर्ण है। नाविका जी नाजी, एक सेकंड आचार्य जी, 10 सेकंड लगेगा। नाजी जर्मनी में हिटलर की सेना ने और हिटलर ने बहुत सारे जर्मन्स को भी मारा था। क्या इसका मतलब यह है कि जो हिटलर ने जूस के साथ किया वो सांप्रदायिक और हॉलोकास्ट नहीं था? मुसलमान मारे गए, बिल्कुल मारे गए, जिसके दिल में भारत बसता है वो सारे मारे गए, परंतु ये
नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं का था और ये इस्लामिक जिहाद था। जब तक आप इसको मानेंगे नहीं तब तक आपको पछतावा नहीं होगा, और पछतावा जब तक नहीं होगा तब तक पुनर्वास करना बिल्कुल नामुमकिन है। आचार्य जी, आज कांग्रेस को मानना चाहिए ये इस्लामिक जिहाद था। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार हुआ और उस दरमियान अगर कांग्रेस की सरकारें रहीं तो उसमें वो कांग्रेस की सरकार गुनाहगार है। तो भाई गुजरात में जब गोधरा हुआ तो सैकड़ों हमारे हिंदू संत और यात्री मारे गए, जिंदा जला दिया गया उस ट्रेन में। तो उस वक्त तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उसके बाद गुजरात के दंगे हुए जिसमें कितनी हत्याएं हुई, कितने घर जला दिए गए। तो क्या हम ये मान लें कि गोधरा कांड में और गुजरात में जो दंगे हुए तो क्या नरेंद्र मोदी जी उस समय के मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनको दोषी मान लें? पहले शहजाद जवाब दो, की जांच शहजाद जवाब तो दीजिए। कई कोर्ट्स में गया, आपने कश्मीरी हिंदुओं की बात मैं इसी का जवाब देता कब दी? FIR दर्ज ही कब हुए? नाविका जी, और यही सवाल है, क्या आप ये सिद्ध करना चाहती हैं कि कश्मीर के साथ में गुजरात फाइल्स है? अशोक पंडित, गुजरात के समय क्या FIR दर्ज नहीं हुए? क्या उस वक्त सारे केस कोर्ट में नहीं गए? क्या कश्मीरी हिंदुओं के केसेस कोर्ट में गए? अशोक पंडित जी जवाब दीजिए आज आप आचार्य जी। है इनका। नाविका जी भी तो आज RSS का स्पोक्समैन बन के बैठी है। हमारी सर मुझे आप सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट ना ही दे तो बेहतर है, आप सर्टिफिकेट ना ही दे तो बेहतर है। अशोक पंडित जी जो कह रहे हैं वो सुन ले तो शायद आपकी समझ में और आपकी इतिहास की जानकारी में थोड़ी वृद्धि होगी। अशोक पंडित जी, 24 का चुनाव जीतना चाहती है, उस पे तो आप घी डालने का काम कर रही है नाविका जी। ना अरे छोड़िए ना चुनाव, आप लोग चुनाव के आसपास ही सोचते रहेंगे। आप चुनाव को दिमाग से निकाल लीजिए। चुनाव में आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप वैसे ही हारने वाले हो। चुनाव भूल जाइए, आप चुनाव की राजनीति छोड़ दीजिए। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम कतलेआम की बातें कर रहे हैं, हम जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, हम एथनिक क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। हम चुनाव में घुसे। अरे चुनाव को बाजू में रखो, चुनाव को बाजू में। चुनाव में आपको कुछ नहीं होना है। क्या चुनाव कर रहे हैं आप? चुनाव किस चीज का चुनाव की बात कर रहे हैं? हमारा चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप? किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप? 2024 के सपने देखते रहो, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। सवाल यह हो रहा है, बात यहाँ पर यह हो रही है, जितने भी लोग हमारे मारे गए, जितने भी लोगों ने कोशिश की कंप्लेंट करने की, कलिता साहब चुनाव जो हाल के थे वो खत्म हो चुके हैं। अगले आने में 2.5 साल है। आप तब तक ठंड रखिए। अशोक पंडित जी, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड में मैं आपको आखिरी लफ्जों का समय देती हूं। नाविका जी, मैं इन सबसे कहना चाहता हूं कि हम इंसानियत की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं। मेरा मुद्दा सीधा सिंपल है। जो हमारे साथ हुआ, हमारी शिकायतें तक दर्ज नहीं की गई। क्या हुआ जब आप इतने लाखों लोगों की त्रासदी की बात कर रहे हैं? उसका इम्पैक्ट क्या हुआ उस वक्त? उसके बाद की चीजों में आप तो टेररिस्टों के साथ बैठे रहे, आप तो आतंकवादियों के साथ बैठे रहे। एक भी कंप्लेंट नहीं, एक भी तहकीकात नहीं, एक भी बंदा अंदर नहीं। यासिन मलिक, शब्बीर शाह, गिलानी, जिन्होंने खुलेआम टेलीविजन चैनल में बोला है कि हमने मारा है लोगों को, बिल्कुल हैं, और यही है त्रासदी। और आचार्य जी, ये उंगली उठाने का हमारा ऐसा तात्पर्य नहीं है कि हम सिर्फ उंगली उठाने के लिए कर रहे हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि शिकायत भी ना सुनी जाए जिनके घर जल गए, शिकायत भी ना सुनी जाए जिन्हें अपने ही देश में रेफ्यूजी बना दिया गया हो। क्या ये इंसाफ है? क्या ये न्याय है? इस पर सोचने की जरूरत है। नहीं नाविका जी, बिल्कुल ये इंसाफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आखिरी बार ये कह रहा हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों का पलायन और उन पर अत्याचार है, ये इस देश की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था के माथे पे कलंक है। लेकिन गुजरात के दंगे भी कोई शौर्य की निशानी नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर कश्मीरी दंगे की गुजरात के दंगों से समानता करना, ये कहां तक इंसाफ है? वो मामले कोर्ट में गए, कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्टों ने अपना फैसला दिया। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर आज तक न्याय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बनाना है गुजरात फाइल्स, जरूर बनाइए। बनी है कश्मीर फाइल्स तो उसकी गुहार तो सुन लीजिए। और जैसे मैं अपने मेहमानों को यहां
धन्यवाद करती हूं, अलविदा कहती हूं। यह भी बताना चाहती हूं आज दर्शकों से कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स भारत के लोगों को झकझोर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजाद भारत के सबसे बड़े पलायन की संजीदगी के साथ फिल्म को उठाया गया है।